हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग, नेचर, बेसिस और सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ये जो सारे टॉपिक अभी तक हमने कवर किए हैं, इन सब के टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ के फादर किसको कहा जाता है? तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, ह्यूगो ग्रोटियस को कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी? तो हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की जो टर्म है उसको 1780 में यूज किया था। किसने? जर्मी बेंथम ने। ठीक है, वही जर्मी बेंथम जो बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, चलिए आगे। इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो नॉन एज, तो इंटरनेशनल लॉ को और क्या कहा जाता है? नेशनल लॉ और लॉज ऑफ नेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ नेशंस, नॉट नेशनल लॉ। नेशनल लॉ क्या होगा? एक स्टेट का लॉ, मींस म्युनिसिपल लॉ। ठीक है, ये टॉपिक हमारा रह गया था कि रिलेशन बिटवीन नेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ को हम कहते हैं लॉज ऑफ नेशंस। ठीक है, किसने डिफाइन किया था ये? ओपेनहाइम ने। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, हु डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ एज बॉडी ऑफ रूल्स विच सिविलाइज्ड स्टेट्स रिगार्ड बाइंडिंग अपॉन देम इन देयर म्यूचुअल रिलेशन। तो हमने बात की थी कि ओपेनहाइम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? कस्टमरी कन्वेंशनल लॉज हैं जिनके द्वारा सिविलाइज्ड स्टेट्स के बीच के जो रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन है, वो गवर्न किए जाते हैं और ये लॉज उनके लिए बाइंडिंग है। तो कौन हुआ? ओपेनहाइम। पढ़ चुके हैं हम ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ इज, तो जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं? जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी है और ना ही इसमें सैंक्शन है। याद करो जरा, हमने कवर किया था। तो क्या कहते हैं ऑस्टिन? ऑस्टिन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है, ये एक पॉजिटिव मोरालिटी है। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे। Which school of thought supports the view that international law is law in the true sense? तो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो बात करता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये ट्रू लॉ है? ठीक है, कौन कहते हैं? याद करो, कौन सी थ्योरी कहती थी? नेचुरल थ्योरी। तो नेचुरल थ्योरी मींस नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, तो सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू, तो नेचुरलिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके ट्रेसेस हमें कहाँ मिलते हैं? किसके आइडियोलॉजी में मिलते हैं, किसके वर्क्स में मिलते हैं? थॉमस सेंट थॉमस एक्विनस। ठीक है, सेंट थॉमस एक्विनस, सी होगा इसका राइट आंसर। किसने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? एज सच हमने ये स्टेटमेंट डिस्कस की थी, ये बोला था हॉलैंड ने। अगर हॉलैंड ऑप्शन में ना हो तब आप ऑस्टिन कह सकते हैं। ठीक है, हॉलैंड ऑप्शन में ना हो तो आप ऑस्टिन लगाएंगे, बट अगर हॉलैंड है तो आप हॉलैंड लगाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ डिफर्स फ्रॉम म्यूनिसिपल लॉ इन दैट, तो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ में क्या डिफरेंस है, ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या डिफरेंस है? जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू अ सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। तो म्यूनिसिपल लॉ क्या है? किसी स्टेट के लॉ, नेशन के लॉ। ठीक है, तो उनमें सेंट्रल अथॉरिटी तो होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है इंटरनेशनल लॉ का?
तो इंटरनेशनल लॉ सेंट्रलाइज्ड नहीं होते, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ नेशंस या स्टेट्स, स्टेट्स की कंसेंट और नेशंस सहमति पे बेस्ड होते हैं। और लैक्स लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी लाइक म्यूनिसिपल लॉ की तरह, ना तो यहाँ कोई जुडिशरी है, तो ना यहाँ क्या है, ना यहाँ जुडिशरी है, ना यहाँ लेजिस्लेचर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मेनली रेस्ट ऑन, तो बाइंडिंग फोर्स क्या है, बाइंडिंग फोर्स है स्टेट का कंसेंट, स्टेट की सहमति, तो बी होगा इसका राइट आंसर। पेक्टा संट सर्वेंडा, तो पेक्टा संट सर्वेंडा एक लेटिन टर्म है, हमने बात की थी, याद करो जरा क्या बोला था मैंने, कि क्या ट्रिक बताया था कि सनम बेवफाई नहीं करनी, मीन्स ट्रीटीज, मीन्स स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ट्रीटीज। ए होगा इसका राइट आंसर, ए होगा इसका राइट आंसर कि ट्रीटीज जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, स्टेट्स मस्ट रिस्पेक्ट ट्रीटीज। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 99% चांसेस है ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, विच थ्योरी होल्ड्स दैट इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग, कौन सी थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग है, क्यों, क्योंकि स्टेट्स ने सहमति की है उनके ऊपर, कंसेंट किया है स्टेट के ऊपर। तो कौन सी थ्योरी ये बात कहती है, तो ये थ्योरी कहती है कौन सी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, हमने पढ़ा है ना पॉजिटिविस्ट थ्योरी, तो बी होगा इसका राइट आंसर, पॉजिटिविस्ट थ्योरी। चलिए, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन विल ऑफ स्टेट, तो कौन सी थ्योरी बात करती है कि इंटरनेशनल लॉ कॉमन विल की वजह से होते हैं, कॉमन मर्जी स्टेट की होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, तो विल मीन्स कंसेंट, कंसेंट थ्योरी। विच थ्योरी होल्ड्स दैट इंटरनेशनल लॉ ड्राइव्स फ्रॉम नेचुरल रीजन एंड मॉरलिटी, कौन सी थ्योरी बात करती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो नेचुरल रीजन और नेचुरल मॉरलिटी से ड्राइव होते हैं, तो कौन सी थ्योरी पढ़ी है ऐसी, क्या पढ़ा था हमने, नेचुरल थ्योरी, तो नेचुरल थ्योरी ऑप्शन में तो दिया नहीं है, नेचुरलिस्ट दिया है, तो नेचुरल थ्योरी या नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। सैंक्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाज गिवन बाय, सैंक्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसने दी थी, तो सैंक्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपने याद रखना है, ये दी थी कैल्सन ने, किसने दी थी, कैल्सन ने, कैल्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी, सैंक्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। भाई कुछ एक दो स्टूडेंट टेक्स्ट कर रहे थे कि सर बार बार क्यों बोलते हो, एक चीज़ को रिपीट क्यों करते हो, तो भाई सब लोग आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो 2-3 बार बोलने से वो स्टूडेंट्स को याद हो जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैल्सन द वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन, तो कैल्सन कहते हैं कि वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ किस पे बेस्ड होगी, तो किस पे बेस्ड होगी, वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं ग्रूंड नाम पे बेस्ड होगी, GRUND, ग्रूंड नाम। अब ये क्या इतना टफ सा वर्ड है, तो ग्रूंड नाम सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए टफ डाल दिया है, इसका मतलब होता है, ये एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब है सिर्फ बेसिक नाम्स, बेसिक नाम्स मीन्स बेसिक्स, बेसिक रूल रेगुलेशन या फंडामेंटल नाम्स। तो वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड अपॉन ग्रूंड नाम या बेसिक नाम्स या फंडामेंटल नाम्स, ठीक है। नेक्स्ट, द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज लॉ बिकॉज इट इज इन्फोर्स्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है, क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो प्रेशर डाल के इसको इन्फोर्स करती हैं। तो कौन सी थ्योरी इस व्यू को सपोर्ट करती है, तो ये सपोर्ट करती है सैंक्शन थ्योरी या सैंक्शनिस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। विच थ्योरी रिजेक्ट इंटरनेशनल लॉ एज लॉ ऑल टुगेदर, कौन सी थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है, तो कौन कहता था ये बात, इंटरनेशनल लॉ पॉजिटिव मोरालिटी है, लॉ नहीं है, कौन कहता था, याद करो, ऑस्टिन कहते थे, तो ऑस्टिन के रिलेटेड ऑस्टिनियन थ्योरी है, तो सी हमारा होगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल लॉ इज प्राइमरली एड्रेस्ड टू, तो प्राइमरली इंटरनेशनल लॉ हमें पता है, इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स के लिए भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है, और टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल के लिए भी है, बट प्राइमरली क्या है, प्राइमरली स्टेट्स, तो सी होगा इसका राइट आंसर।
द मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर, तो हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज हैं, अपने फर्स्ट लाइन में ही हमने बात की थी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो स्टैट्यूट है, उसके स्टैट्यूट के आर्टिकल 31 के 38 के सेक्शन 1 में 38(1), तो बी होगा इसका राइट आंसर। 38 का 1 सेक्शन है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट का, वो कौन कौन सी लिस्ट के बारे में बात करता है, तो 5 सोर्सेज बताता है, वो हमने कवर किए थे। कौन कौन से? इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स जो सिविलाइज्ड स्टेट्स फॉलो करती हैं, मानती हैं, जुडिशियल डिसीजन और राइटिंग्स ऑफ जूरिस्ट, जो फेमस स्कॉलर्स हैं, फेमस जूरिस्ट हैं, उनके जो राइटिंग्स हैं, तो ए होगा इसका राइट आंसर। विच इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन सा है, बताओ जरा कौन सा है। आपने क्वेश्चन करने कैसे होते हैं ये, जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपने पास करना है, और पास करने के बाद पहले आपने आंसर लगाना है अपनी रफ नोटबुक पे, उसके बाद आपने चेक करना है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स कहा जाता है कस्टम्स को। कस्टम्स क्या है? वो वाले प्रैक्टिसेस जो सदियों से चलते आ रहे हैं, सदियों से जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनको फॉलो कर रही हैं, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। ओपिनियो जूरिस रिलेट्स टू, तो ओपिनियो जूरिस जो है ये किसके रिलेटेड है? ओपिनियो जूरिस किसके रिलेटेड है? मैंने बोला था कि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या था ओपिनियो जूरिस? जो सेकंड प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कस्टम वाला, उसमें पढ़ा था कि बिलीफ दैट अ कस्टम इज लीगली बाइंडिंग, बिलीफ दैट अ कस्टम इज लीगली बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि कस्टम लीगली बाइंडिंग है और यही प्राइमरी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर रूल अप्लाइज टू, तो परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर रूल जो है वो अप्लाई किस पे होता है? तो वो किस पे होता है? इसी पे, बिलीव दैट कस्टम इज लीगली बाइंडिंग मीन्स कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पे, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। जस्ट कोगन्स नॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जस्ट कोगन्स नॉर्म क्या होते हैं? ये वो वाले नाम्स होते हैं जिनमें हम रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, नो रिलैक्सेशन परमिटेड। तो प्रेम्पटरी नाम्स फ्रॉम विच नो डेरोगेशन परमिटेड, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ट्रिक बताया था, सब कुछ किया था। जस्ट कोगन्स नाम्स, तो जस्ट कोगन्स नाम क्या है? जस्ट कोगन्स नाम्स मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ जीनोसाइड्स, किसके साथ मैच होगा? प्रोहिबिशन ऑफ जीनोसाइड, ये हमने डिटेल में कवर किया था। जस्ट कोगन्स मीन्स कंपेलिंग लॉ, कंपेलिंग लॉ, ठीक है। चलिए, वेना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज वाज अडॉप्टेड इन, तो लॉज ऑफ ट्रीटी पे जो वेना कन्वेंशन थी वो अडॉप्ट की थी 1969 में, बी होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ ये आपको वेना कन्वेंशन पे ये सारी की सारी डेट्स हैं जिसमें से जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पे कौन सा वेना कन्वेंशन बात करता है, तो 1961 का। फिर पूछा जाता है लॉ ऑफ ट्रीटीज पे कौन सा वेना कन्वेंशन बात करता है, तो 1969 का। और पूछा जाता है ओजोन प्रोटेक्शन पे कौन सा वेना कन्वेंशन बात करता है, तो 1985 का। बाकी भी आप देख सकते हैं, नारकोटिक ड्रग्स कन्वेंशन पे बात करता है 1988 का। ट्रीटीज विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1986, स्टेट सक्सेशन एंड एसेट्स 1983, स्टेट सक्सेशन एंड ट्रीटीज 1978। बट आपको ये तीन तो नहीं भूलने, 1961 ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत बार, 1969 और 1985 ये किस किस के साथ हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। Which article of International Court of Justice statute mentions judicial decision and teaching of jurist? ठीक है, हमने बात की थी कि 5 सोर्सेज हैं, 3 ये चौथा था और ये 5वां था। फर्स्ट क्या था? इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटीज, इंटरनेशनल कस्टम्स, फिर जनरल प्रिंसिपल्स, उसके बाद जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग्स ऑफ जूरिस्ट। तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो हमें पता है 38(1) में तो सोर्सेज हैं सारे, तो ये होंगे 38(1) के सेक्शन 38(1) के सेक्शन सब सेक्शन डी में, ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ?
तो फॉर्मल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन सा नहीं है, तो हमने पढ़ा कस्टम है, ट्रीटी है, जनरल प्रिंसिपल है, उसके बाद जो डिसीजन है, जुडिशियल डिसीजन है, जूरिस्ट की के राइटिंग्स हैं जो, तो एक जो हमने बोला था नहीं है एंड वाला, वो कौन सा था, इक्विटी एक्स एगो एट बोनो। इक्विटी एक्स एगो एट बोनो क्या था, ये हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। आप लेक्चर हमारे प्रीवियस 2 देखें, आपको पहले आपने प्रीवियस 2 लेक्चर देखने हैं, उसके बाद इस पे आना है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स, सिविलाइज्ड नेशन इंक्लूड, तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, गुड फेथ था, इक्विटी था, स्टोपल था, रेस जुडिका था, जुडिकाटा था, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो रेस जुडिकाटा मीन्स, रेस जुडिकाटा का मतलब हमने बताया था, कोई मैटर एक बार जो डिसाइड हो चुका है, एक बार जजमेंट हो चुकी है, वो दोबारा नहीं होगी। वंस डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड, तो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड कैन नॉट बी रीओपन्ड। विच प्रिंसिपल प्रिवेंट्स अ स्टेट फ्रॉम डिनाइंग इट्स प्रीवियस कंडक्ट, तो कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रीवियस कंडक्ट है उसको वो डिनाई करता है, तो वो स्टोपल है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ, तो पेक्टा संट सर्वेंडा, ट्रीटीज मस्ट बी केप्ट। रेस जुडिकाटा मीन्स, रेस जुडिकाटा भी हम पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने ऊपर बात की। रेस जुडिकाटा मीन्स मैटर जो एक बार डिसाइड हुआ है, वो डिसाइडेड है, वो दोबारा ओपन नहीं होगा। उसके बाद ये हमने डिस्कस नहीं किया, तो देख लेते हैं ये भी। ये क्या है, नुल्ला नुल्ला पोइना सीने लेगे, नुल्ला पोइना सीने लेगे मतलब क्या है कि नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, लॉ के बगैर कोई भी पनिशमेंट आप नहीं दे सकते किसी को, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। मैच करने के लिए आएगा नुल्ला पोइना सीने लीगे, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। एक्स एगो एट बोनो मीन्स, एस एक्स एगो एट बोनो जो अभी हमने ऊपर बात की, तो इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड फेयरनेस, याद रखना, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड फेयरनेस, जो पहले 5 में नहीं है, मीन्स जो लॉ में, लॉ के जो फर्स्ट 5 सोर्सेज हैं उसमें नहीं आता, आउटसाइड द लॉ आता है, हमने डिटेल में बात की थी, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड फेयरनेस। यूएन चार्टर आर्टिकल 2 का सेक्शन 4 प्रोहिबिट करता है, याद रखना है, ये हमने वहाँ नहीं डिस्कस किया बट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर, जो जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन होते हैं वो ओनली रिकमेंडेटरी होते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होते, ठीक है, रिकमेंडेटरी, बी होगा राइट आंसर। तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो चैप्टर 7 में आते हैं ना यूएन चार्टर के, ये बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ कमीशन कब बना था, तो जब हम आज़ाद हुए थे, कब आज़ाद हुए थे, 1947 में, तब बना था इंटरनेशनल लॉ कमीशन 1947। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन ऑफ यूएन, यूएन का कौन सा ऑर्गन है जो लीगल कोडिफिकेशन की बात करता है, तो ये करता है कौन, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट हैज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चार्टर, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है वो इंटीग्रल पार्ट है यूएन चार्टर का। यूएन चार्टर में हमने बात की थी ना, यूएन चार्टर जून में साइन हुआ था और उसके बाद अक्टूबर में जाके वो कैम इनटू फोर्स हुआ था, जिसके बेस पे यूनाइटेड नेशन जो है वो सेटअप किया गया था। तो आर्टिकल 92 है, याद रखना है आर्टिकल 92, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल लॉज पे टॉप एमसीक्यूज, कौन कौन से टॉपिक के, इंट्रोडक्शन के, मीनिंग के, नेचर के और सोर्सेज के, और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थे जो वो भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट वो सिलेबस का पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन म्यूनसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को जानने के लिए पता होना चाहिए आपको कि म्यूनसिपल लॉज क्या हैं। तो उसके बाद हम आगे सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, जल्दी ही ये कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद एक पूरे सिलेबस के पूरे यूनिट के एमसीक्यूज लाएंगे और उसके बाद हम फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है। थैंक यू सो मच। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।